नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था कॉलेज की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम गिंगो में रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने गिंगो की बाह्य संरचना और उसका क्लासिफिकेशन, उसके जड़ की, तने की और पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे गिंगो में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है या गिंगो के प्लांट में जनन किस प्रकार होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो गिंगो जो प्लांट्स होता है इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन ही पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कायिक जनन इनमें नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या लैंगिक जनन को ही स्टडी करेंगे। तो अगर रिप्रोडक्शन को देखें हम, तो रिप्रोडक्शन से पहले हमें यह देखना होगा कि जो गिंगो का जो प्लांट होता है वह किस प्रकार का होता है। भाई एक लिंगाशयी होता है या द्विलिंगाशयी होता है। तो जो गिंगो का जो प्लांट होता है वह कैसा होता है? वह होता है डायोसियस नेचर का। कैसी नेचर का होगा? डायोसियस नेचर का। और डायोसियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक लिंगाशयी। अब इसका भी मतलब क्या होगा? एक लिंगाशयी का मतलब कि एक प्लांट पर क्या होगा? एक ही प्रकार की जनन संरचनाएं बनेगी। मतलब नर प्लांट के ऊपर तो नर जनन संरचना बनेगी और मादा प्लांट के ऊपर मादा जनन संरचना बनेगी। मतलब इसमें नर और मादा जो पादप होते हैं वह अलग अलग होते हैं। तो जो गिंगो का जो प्लांट्स होता है वह डायोसियस नेचर का होता है। और मैंने पहले भी बताया था, ऑल द जिम्नोस्पर्म आर डायोसियस। केवल पाइनस को छोड़ दे अपन, तो जो सारे ही जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे हैं? डायोसियस मतलब एक लिंगाशयी है। मतलब इनमें नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। नर पादप पर नर जनन संरचना बनेगी और मादा पादप पर मादा जनन संरचना बनेगी। तो गिंगो में भी नर पादप पर नर जनन संरचना मतलब और नर जनन संरचना के रूप में क्या बनेगा? यहाँ पर मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है। और जो मेल स्ट्रोबिलस होता है वह यहाँ किसमें बनेगा, कहाँ पर बनेगा, उसका क्या स्पेस होगा? वैसे जो मादा जनन संरचना या जो फीमेल कोन होता है वो कहाँ पर बनेगा, उसकी जगह कौन सी होगी, मतलब कौन सी जगह पर वह बनेगा। तो इन सभी को देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नर पादप, और नर पादप के ऊपर भी क्या बनाएंगे हम? मेल कोन। तो अगर मेल कोन को हम स्टडी करें कि गिंगो के प्लांट्स में जो मेल कोन होता है वह कहाँ पर बनता है और जो फीमेल कोन होता है वह कहाँ पर बनता है। तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या जनन संरचनाओं की बात करें तो वह बनती है बोनी शाखाओं के सामान्य पर्ण या शल्क पर्ण की कक्ष में। तो गिंगो के प्लांट में हमने दो प्रकार की शाखाएं पढ़ी थी, एक तो लंबी शाखा और दूसरी बोनी शाखा। तो यहाँ पर जो जनन संरचनाएं बनेगी या मेल और जो फीमेल कोन बनेंगे वह कहाँ पर बनेंगे? जो बोनी शाखा होती है, तो बोनी शाखा के ऊपर जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण पाई जाती है और कुछ मात्रा में शल्क पर्ण भी उपस्थित होती है, तो उनकी कक्ष में किसका निर्माण होगा? जनन संरचना का निर्माण होगा। अब इसके बाद बात करते हैं मेल कोन की। तो अगर मेल कोन के बारे में देखें तो इसका जगह कहाँ पर होगी? बोनी शाखा के सामान्य पर्ण या शल्क पर्ण की कक्ष में मेल कोन का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो मेल कोन बनता है वह कैसा होता है? वह निलंबित प्रकृति का या नीचे की ओर लटका हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ये किस प्रकार का दिखाई देता है या किस शेप में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है केटकी पुष्प क्रम के समान। जिस प्रकार जो केटकी जो पुष्प क्रम का एक प्रकार है, हम डिफरेंट टाइप के पुष्प क्रम पढ़ेंगे, जैसे सहसिमाक्षी असीमाक्षी के अंतर्गत आएंगे जब हम पेपर सेकंड या पेपर जब सेकंड डिस्कस करेंगे तो वहां पर एक पुष्प क्रम का प्रकार पढ़ेंगे केटकी। उसमें क्या होता है? जो पुष्प क्रम होता है वह नीचे की ओर लटका हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी जो ये मेल कोन होता है वह नीचे की ओर लटका हुआ तथा काफी शिथिल प्रकृति का होता है। इसी कारण इसकी तुलना केटकी पुष्प क्रम से की गई है। तो यहाँ पर जो मेल कोन होता है वह केटकी पुष्प क्रम के समान
दिखाई देता है। और इस मेल कोन में क्या होता है, एक तो मुख्य अक्ष होती है और उस मुख्य अक्ष के चारों ओर अनेक लघु बीजाणुधानी दर। कौन, एक तो मुख्य अक्ष होगी और उस मुख्य अक्ष के चारों ओर अनेक लघु बीजाणुधानी दर सर्पिलाकार क्रम में अनियमित रूप से व शिथिल रूप से लगे हुए होते हैं। जैसे ये लघु बीजाणुधानी दर है, इसके वृंत की सहायता से या मुख्य अक्ष से लगा हुआ होगा, ऐसे ही अनियमित रूप से व सर्पिलाकार क्रम में लगे हुए रहते हैं तथा ये काफी शिथिल अवस्था मतलब दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये हमें किस प्रकार का दिखाई देता है, कैटकिन पुष्पक्रम के समान में दिखाई देता है। तो अगर हम लघु बीजाणुधानी दर की संरचना देखें तो उसकी संरचना में 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है हमें हम्प, और ये क्या होता है, एक कुबड़ समान संरचना होती है जिसमें क्या भरा हुआ होता है, म्यूसिलेज या श्लेष्मा भरा हुआ रहता है। और ये कैसा भाग है, बंदे भाग है। बंदे मतलब स्टीराइल नेचर का है, जन्म में कोई भाग नहीं देगा, मतलब कोई भी रिप्रोडक्टिव संरचना इसमें नहीं बनेगी। ये केवल ऐसा ही पड़ा हुआ भाग है जिसमें केवल श्लेष्मा भरा हुआ रहता है और इसे क्या कहा जाता है, हम्प कहा जाता है या इसे एक अतिवृद्धि मान लीजिए। इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है उसे कहा जाता है फ्रेटाइल पार्ट या फ्रेटाइल भाग या फलक भाग। अब जो फलक भाग होता है इसमें क्या होता है, इसमें होती है 2 लघु बीजाणुधानियां और इन लघु बीजाणुधानियों में क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और जो ये लघु बीजाणु होते हैं वह आगे जाकर नए गेमेटोफाइट का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो जो फलक भाग होता है इसमें लघु बीजाणुधानियां होती है और उन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में क्या होती है, एक स्लिट्स होते हैं या दरारनुमा संरचना पाई जाती है और यहीं से ये लघु बीजाणुधानियां फटती है। इसके बाद हम बात करें इस वृंतनुमा संरचना की या स्टाल्क लाइक संरचना की, तो ये भी बंदे भाग होता है जिसके द्वारा यह लघु बीजाणुधानी दर शंकु की मुख्य अक्ष से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी मेलकोन की संरचना और मेलकोन में जो लघु बीजाणुधानी दर या कभी कभी इन्हें नर पुष्प भी बोल दिया जाता है क्योंकि ये किसके समान दिखाई दे रहा है, उनके सन के समान दिखाई दे रहा है, इसी कारण इसे कभी कभी नर पुष्प भी बोल देते हैं। तो इनकी संरचना दोबारा से देख लीजिए आप, अगर मेलकोन की बात करें तो मेलकोन का निर्माण कहाँ पर होगा, बोनी शाखा के ऊपर जो सल्कपंड पाई जा रही है उनकी कक्ष में होगा। किसके समान दिखाई दे रहा है, ये कैटकिन पुष्पक्रम के समान दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नीचे जो लटका हुआ तथा काफी शिथिल रूप से व्यवस्थित है। और इसमें क्या होती है, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष होगी और उसके चारों ओर क्या उपस्थित होंगे, लघु बीजाणुधानी दर उपस्थित होंगे जो कि सर्पिलाकार व अनियमित रूप से लगे हुए रहते हैं तथा शिथिल अवस्था में व्यवस्थित होते हैं जो कि इसे शिथिलता प्रदान करने का कार्य करते हैं। मतलब एक ढीला डाला मतलब ऐसे ही इधर उधर मुड़ी हुई संरचना होती है मतलब। और लघु बीजाणुधानी दर की संरचना की हमने बात कर ली। इसका जो फलक भाग होता है उसमें लघु बीजाणुधानियां होती है जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणुयां परागकण बनने के कारण इसे क्या कहा जाता है, फलक भाग कहा जाता है। और इन लघु बीजाणुधानियों के ऊपर ही एक स्लिट्स या ग्राफ पाई जाती है और यहीं से ये लघु बीजाणुधानियां फटेगी और जो मेल लघु बीजाणु है वो यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। ये था मेल कोन। और एक पॉइंट और देखना, अगर इस लघु बीजाणुधानी दर के रंग की हम बात करें तो ये रंग में कैसा दिखाई देता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, प्रारंभिक अवस्था में पीला भूरा रंग इसका होता है। अब इसके बाद अगर इस यहाँ पर जो ये लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही है इसकी बात करें तो इसकी संरचना कैसी है, इसमें कौन कौन सी विधियां पाई जाती है तो उनकी बात करेंगे हम अभी। तो
पहले उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद देखते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुदानी। अगर लघु बीजाणुदानी की संरचना की हम बात करें, इसकी संरचना कैसी दिखाई दे रही थी? हमने अभी जब लघु बीजाणुदानी में पढ़ा था तो कैसी संरचना थी? ऐसी दिखाई दे रही थी ना। तो कैसी है? गोलाकार या अंडाकार आकृति की हमें दिखाई देती है। अब इसमें जो भित्तियां पाई जाती है वह भित्तियां कौन कौन सी होती है? तो इसमें होता है पहली जो सबसे जो बाह्यतम भित्ति होती है लघु बीजाणुदानी की, उसे कहा जाता है एक्सोथीसियम, और यह होती है एक स्तरीय। इसके बाद इसमें 2 से 3 स्तरीय क्या होती है? मिडिल लेयर होती है। फिर सबसे जो आंतरिक स्तर होता है वह होता है इसमें टेपिटम का, और उसके बाद इसमें क्या बनी हुई रहती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना की हम बात करें तो संरचना इसकी गोलाकार या अंडाकार आकृति की होती है। इसमें 3 भित्तियां होती है। एक तो एक्सोथीसियम जो कि सबसे बाहरी भित्ति होती है और एक स्तरीय होती है। इसके बाद मिडिल लेयर जो कि 2 से 3 स्तरीय होती है। उसके बाद टेपिटम जो कि एक स्तरीय होती है, और जो टेपिटम होती है आपको पता ही है ये बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती है जो कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती है। और इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है जो कि टेपिटम से पोषण लेगी और अपना आकार बड़ा करेगी। फिर अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा क्या बनाएगी? लघु बीजाणु चतुष्क या लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, जो कि इसमें पड़े रहेंगे। और फिर कुछ समय पश्चात जब लघु बीजाणुदानी इस दरार से कटेगी तो ये लघु बीजाणु या परागकण यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर तो हमने ये देखा कि लघु बीजाणुदानी की संरचना किस प्रकार की है। अब इसका जो विकास हो रहा है या इस प्रकार की जो संरचना है यह बनी कैसे, मतलब क्या देखना है? हमें इसका डेवलपमेंट या विकास देखना है। इसका विकास किस प्रकार होता है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर विकास की हम बात करें कि लघु बीजाणुदानी का विकास किस प्रकार होता है, इसका विकास किसमें होता है? लघु बीजाणुदानी दर में होता है। तो लघु बीजाणुदानी दर की ही कोशिकाएं यहाँ पर प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य कर रही होगी। तो यहाँ की ही कोई 2 या 2 से अधिक कोशिका प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करती है और वह विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणुदानियों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपकी कि 2 से ज्यादा कोशिकाएं भाग ले रही है। तो जो लघु बीजाणुदानी का जो विकास होता है वो किस प्रकार का होता है? यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास होता है। तो इसके विकास को भी हम डायग्रामेटिक रूप से समझेंगे। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाते हैं और फिर समझेंगे। अगर लघु बीजाणुदानी के विकास की बात करें तो इसकी विकास में प्रारंभिक कोशिका के रूप में कौन कार्य करेगी? अभी मैंने बताया जो लघु बीजाणुदानी दर होता है उसकी ही 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं यहाँ पर प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। उन्हें आर्किस्पोरियल सेल कहा जाता है। यहाँ पर ये इनिशियल सेल के रूप में कार्य करेगी। इन कोशिकाओं में क्या होता है? एक परिणतिक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? परिणतिक विभाजन होगा, जिसके कारण कोशिकाओं की 2 परतें बनेगी। जो बाहरी जो परत होगी उसे कहेंगे प्राथमिक भित्ति परत, और जो आंतरिक जो परत होगी उसे कहेंगे प्राथमिक बीजाणुदन परत। अब वापस से इन दोनों ही परतों में क्या होता है? परिणतिक विभाजन भी होगा व अपनतिक विभाजन भी होगा। परिणतिक और अपनतिक दोनों ही प्रकार के विभाजन होते हैं, जिसके कारण जो प्राथमिक भित्ति जो परत है इसमें परिणतक और अपनतिक विभाजन होगा। तो उससे तो बनेगी एक तो एक्सोथीसियम जो कि एक स्तरीय होगी और एक मिडिल लेयर जो कि 2 से 3 स्तरीय हो सकती है। तो जो प्राथमिक भित्ति परत है इससे तो एक्सोथीसियम और मिडिल लेयर बनेगी, जबकि जो प्राथमिक बीजाणुजन परत है वह आगे जाकर परिणतिक और अपनतिक विभाजन करेगी, जिसके कारण बहुत सारा बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होगा। और उस बीजाणुजन ऊतक की जो सबसे बाहरी परत है वह तो टेपिटम के रूप
में विभाजित हो जाएगी और जो उसकी आंतरिक परतें हैं वह क्या बना देगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण कर देगी। फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल इस टेपिटम से पोषण लेने का कार्य करती है, जिसके कारण इनका आकार तो बड़ा हो जाता है, परंतु जो टेपिटम है वह विघटित अवस्था में या अपहासित अवस्था में आ जाती है। अब इनका आकार बड़ा हो गया, इनका माइक्रोस्पोर मदर सेल का, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का आकार बड़ा होने के पश्चात इनमें क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या 4 लघु बीजाणु बनते हैं, क्योंकि टेट्राड्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और फिर जब लघु बीजाणु दानी की जो दरार है वो जब फटेगी, ये लघु बीजाणु चतुष्क या लघु बीजाणु वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। तो ये था इसका विकास, भाई लघु बीजाणु दानी किस प्रकार से बनती है या कौन कौन से प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, लघु बीजाणु दानी की जो कोशिकाएं हैं वो प्रारंभिक कोशिकाएं के रूप में कार्य करेगी और उनकी संख्या 2 से अधिक होगी। इसी कारण इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वह कौन सा होता है, ग्रुप स्पोरेंटिएट प्रकार का होता है। फिर इस परत में परिणतिक विभाजन होगा, 2 परतें बनेगी, एक तो प्राथमिक द्वितीय परत, एक प्राथमिक बीजाणुधन परत। प्राथमिक द्वितीय परत में वापस से परिणतिक और अपनतिक विभाजन होगा, जिसके कारण एक्सोथिक्सियम और मिडिल लेयर बनेगी। जबकि जो प्राथमिक बीजाणुधन परत है इसमें परिणतिक और अपनतिक विभाजन से बहुत सारे बीजाणुजन ऊतक का निर्माण होगा, जिसकी जो सबसे बाह्य परत है और टेपिटम के रूप में विभेदित हो जाएगी, जबकि आंतरिक परतें माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल टेपिटम से पोषण लेगी, जिसके कारण अपना आकार बड़ा हो जाएगा, परंतु टेपिटम विघटित हो जाएगी। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा। जब माइक्रोस्पोर एंजिया की स्लिट फटेगी तो यह लघु बीजाणु चतुष्क या लघु बीजाणु वातावरण में मुक्त हो जाएंगे। तो हमने आज क्या क्या देखा, एक तो नर शंकु देखा और नर शंकु के अंदर लघु बीजाणु दानी दर की संरचना को देखा, और लघु बीजाणु दानी दर की संरचना के अंदर लघु बीजाणु दानी की संरचना और उसके विकास को यहाँ पर स्टडी किया है। अब आप अगले वीडियो लेक्चर के दौरान हम मादा जनन संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।